Students, this is IES 2021 जनरल इकोनॉमिक्स पेपर के ऊपर डिस्कशन सेशन। आज के सेशन में पूरा फर्स्ट पेपर के ऊपर ही काम करेंगे। आई विल बी डिस्कसिंग एवरी पॉसिबल क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल आंसर्स, किस तरीके कट ऑफ रहेंगे और फिर इसके डिटेल सॉल्यूशंस भी आएंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। ओके, डिटेल सॉल्यूशन विल आल्सो बी अवेलेबल। सो एज यू कैन सी, ये जो पेपर है इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। 200 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटा है। आमतौर पे आपको देख के लग सकता है इतना क्यों है। सो देयर आर सम एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइडेड। जैसे मान लीजिए नॉर्मल न्यूमेरिकल के लिए जब हम लोगों को ग्रेजुएशन में 3 या 5 मार्क का रहता था, ये यहाँ पर 6 से 8 मार्क का भी रहता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट कि हमेशा 100 मार्क का पेपर दिया है 3 घंटे में, यहाँ तो डबल हो जा रहा है। ओके, सो देयर आर सम स्पेसिफिक वे ऑफ राइटिंग आंसर्स, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। टोटल 13 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 3 पार्ट्स में, ओनली 1 सेक्शन। पहला सेक्शन इसमें थोड़ा ज़्यादा न्यूमेरिकल रहता है। सेक्शन ए इज़ मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इसके अंदर रहेंगे। सेक्शन बी से 5 करना है 7 से, और सेक्शन सी में 3 करना है 5 से। ये थोड़ा थ्योरी बेस्ड रहता है। इसमें थोड़ा सा इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन भी रहते हैं, इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैट बेस्ड। ओके, और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है। और जैसा आप लोगों ने काफ़ी बार पूछा है, इसका लैंग्वेज क्या होगा, सिर्फ इंग्लिश में ही पेपर आएगा और इंग्लिश में ही लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है वो है डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस के ऊपर दिया गया है इस बार। पी डी इक्वल टू 6 - 6 एंड पी S equal to 14 - 6, demand function and supply function. Find the consumer surplus under the pure competitive market. ठीक है, ये बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। कंज्यूमर सरप्लस इस हम लोगों को इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए डिमांड कर्व इन लोगों ने एक नॉन लीनियर पोर्शन में दिया है, या फिर अगर हम लोग इस तरीके से लेंगे, ये दिस इज़ द एरिया। ओके, सो ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन से भी इसको एरिया से लिया, बट दिस इज़ टू बी डन इन इंटीग्रेशन से करने से ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। ओके, सो कंज्यूमर सरप्लस इज़ द एरिया वेयर द कंज्यूमर मैक्सिमम वांट्स टू पे एंड व्हाट एक्चुअली ही इज़ पेइंग। तो ये थोड़ा बहुत आसान पैटर्न में ही था। डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप। ध्यान से देखिए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अलग है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप अलग है। जब इकोनॉमीज ऑफ स्कोप के बारे में कहा जा रहा है तो ये पैटर्न को आपको समझना है। काफ़ी स्टूडेंट लोगों ने इस बार थोड़ा गड़बड़ किया है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आंसर लिख के गलती से आ गए हैं, तो वो नहीं करना था। सो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में क्या होता है और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप में मेनली अगर डायग्रामेटिक थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के थ्रू में दिखाऊं तो ये होता है, मान लीजिए ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, ये है कॉस्ट ऑफ पर एंटरप्राइज है आपका, और मान लीजिए नंबर ऑफ एंटरप्राइजेस। तो जितना आप एंटरप्राइजेस बढ़ाते जाएंगे, देखिए कॉस्ट आपका घटा जा रहा है। ओके, सो यही एक पैटर्न है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 हुआ, सो दिस इज सेकेंड कंपनी हैज़ अ बेटर इकोनॉमीज, फर्स्ट कंपनी second company, so second company is relatively weaker, first company is relatively stronger. Okay, so production of one good reduces the cost of producing another related good. Okay, so related good का जब कॉस्टिंग कम होता है वही होता है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। लेकिन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्कोप में क्या होगा, जब वो बढ़ जाएगा। ओके, सो जस्ट द ऑपोजिट। हाउ कैन डिग्री ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बी डिटरमाइन, किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा, इसके लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल फॉर्मेशन के ऊपर काम करेंगे। जिसमें हम लोग एक बेसिक सा डेरिवेटिव करेंगे और उसके थ्रू अगर डिग्री ऑफ एक सेकेंड, हाउ कैन यू मेजर द डिग्री ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। हाँ, तो इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको अभी लिख ही देता हूँ। डिग्री ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जो है उसका जो फॉर्मूला है वो है TC Q1 प्लस TC Q2 माइनस TC Q1 Q2 डिवाइडेड बाय TC ऑफ Q1 Q2। ये होता है डिग्रीज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। अब आप समझ रहे हैं, तो TC इज़ द टोटल कॉस्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट, इसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ द फर्स्ट। अगर DSC इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, इक्वल टू है तो नो, और नेगेटिव हो गया तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कहलाता है। तो ये लिखने पर ये 5 out of 5 मार्क्स वाला आंसर है।
तो 2 हो गया, 3 हाउ इज़ द इंटरटेम्पोरल प्राइसिंग ऑफ अ form of a price discrimination. How is the intertemporal pricing is a particular form of price discrimination. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन रहा है इस बार. एक पेज ऐड कर लेता हूँ. ओके, सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पहले क्या है वो पहले आपको पता रहना चाहिए. सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स जब हर एक लोगों से अलग अलग प्राइजेस चार्ज किए जा रहे हैं. ओके, सो पीपल वाइज व्हेन द प्राइजेस आर डिफरेंट, सो डिफरेंट क्वांटिटी, डिफरेंट प्राइजेस, या फिर डिफरेंट स्लैब के हिसाब से भी अगर प्राइसिंग अलग से किया जाए. लेकिन इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है चार्जिंग अ हाई प्राइस इनिशियली एंड देन लोअरिंग द प्राइस इन द आफ्टर टाइम फेज. इनिशियली हाई प्राइस, इसका मतलब है इनिशियल हाई प्राइस एंड देन लोअर प्राइस इज बीइंग चार्ज्ड. ठीक है, सो इंटरटेम्पोरल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिमिलर टू द, ये कह सकते हैं सेकेंड डिग्री के साथ ज़्यादा सिमिलर है. सो इट इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद द सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बट चार्जेस अ डिफरेंट प्राइस अक्रॉस टाइम. सो यहाँ पर प्राइस अक्रॉस टाइम इज़ डिफरेंट, ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसी में रहता है. इंटरटेम्पोरल प्राइसिंग का एग्जांपल मैंने शुरुआत में ही दे दिया, जैसे फर्स्ट डिफरेंट प्राइस इनिशियली, हाई प्राइस देन लोअरिंग द प्राइस आफ्टर द टाइम. ये क्वांटिटी के साथ एसोसिएटेड नहीं है. ठीक है, तो इसको मान लीजिए अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन वे में आपको बताएंगे तो मान लीजिए टाइम फ्रेम T1 में ये एक प्राइस है P1, फिर टाइम फ्रेम 2 हुआ तो P2, देन टाइम फ्रेम 3 हुआ तो P3. इस तरीके से अगर हुआ, और टाइम फ्रेम 10 हुआ तो P10. सो P1 ग्रेटर देन P2, फिर ग्रेटर देन P3, फिर ग्रेटर देन P10. ऐसे ज़्यादा ग्रेटर देन मतलब डिस्टेंसेस ज़्यादा है. ग्राफ के हिसाब से भी इसे दिखाया जा सकता है. वैसे ध्यान से देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा. ये है इसका ऐसा, मान लीजिए बेसिक डिमांड, ये हो गया इसका MR1. ओके, फिर यहाँ से एक तरीके से ये ऐसे जाएगा, ये MR1 का प्राइस लेवल, और फिर ये इस तरीके से ऐसे जाएगा. सो ये मान लीजिए D2 और फिर MR2 और आपका दूसरा MC मान लीजिए ऐसे जा रहा है. दिस इज़ द MC लाइन. तो अलग अलग टाइम के हिसाब से ये पहले इसका प्राइस ऐसा था, फिर प्राइस थोड़ा सा घट के ये आ गया, और प्राइस फिर घट के मान लीजिए P3 आ जाएगा जब प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा. ओके, सो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम लोग इसी तरीके से दिखाएंगे तो कैसे दिखा सकते हैं. सो वी कैन शो इट लाइक दिस. ये मान लीजिए ये आपका हो गया. सो ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट. सो क्वांटिटी 1, क्वांटिटी या फिर T प्लस 1, T प्लस 2. ठीक है, तो ये है PT प्लस 1 और PT प्लस 2. ये है आपका डिमांड. दैट्स इट. सो समय के साथ साथ जितना टाइम आपका जा रहा है तो आपका ये प्राइसेस भी कम होते जा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन. ये 5 आउट ऑफ 5 वाला आपका आंसर है. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फॉर पहले पेज को क्लियर कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड. For a monopsonist, what is the relationship between supply of an input and the marginal expenditure? Supply और marginal expenditure का रिश्ता पूछा है. तो पहले जान लेते हैं monopsonist क्या है. For a monopsonist, what is the relationship between supply of an input and the marginal expenditure? So supply of an input and marginal expenditure के ऊपर अगर काम करेंगे, so ये है आपका monopsonist. monopsonist का मतलब क्या है? monopsonist का मतलब है कि मार्केट कंडीशन देयर इज ओनली वन बायर, दैट इज अ मोनोप्सोनी, वन बायर. ओके, लाइक मोनोपोली, मोनोप्सोनी इज अ इम्परफेक्ट मार्केट कंडीशन. बेसिक सा लॉजिक है. तो
यहाँ पर भी डेड वेट लॉस तो होता ही है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ ऐसे है, ये है एस, एम सी, एम आर पी, ठीक है। सो ये होता है उसका टोटल डेड वेट लॉस फॉर अ मोनोसोनिस्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब मान लीजिए इस मोनोसोनिस्टिक स्ट्रक्चर को अगर हम लोगों को लेना है, ओके, सो दिस इज़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द लेबर हो गया, दिस इज़ द सप्लाई कर्व ऑफ द लेबर। ये हमारा एम आर पी इक्वल टू डी है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये है क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये है वेजेस पर आवर, ठीक है। वैल्यूएशन भी बदलता जाएगा यहाँ से और यहाँ से भी डब्लू डब्लू डैश। अब सवाल में वापस आते हैं, मोनोसोनिस क्या होता है वो समझा दिया। बिटवीन सप्लाई ऑफ एन इनपुट एंड द मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑफ इट, ओके। सो ध्यान से देखिए, मार्जिनल एक्सपेंडिचर के साथ अगर हम लोग रिश्ता जोड़ेंगे इसका, तो बहुत ही बेसिक तरीके से ये इसके साथ आता है। सो मार्जिनल एक्सपेंडिचर एंड सप्लाई ऑफ एन इनपुट। सो जितना इनपुट सप्लाई इसका बढ़ेगा, जो हायर द इनपुट सप्लाई, ओके, सो मार्जिनल एक्सपेंडिचर आहिस्ता आहिस्ता इसका there will be a fall, okay, but as the number of buyer is not increasing, so the efficiency will increase and they will get more money, so there will be a positive structural relationship, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का हो गया ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट। एक्सप्लेन द डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट एंड mislocation of the resources of a perfectly competitive system, okay। प्राइवेट एंड सोशल कॉस्ट थोड़ा अलग होता है। सो प्राइवेट कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट इनकर्ड बाय द पीपल ऑन इट्स ओन, ओके, जैसे मान लीजिए खुद का पर्सनलाइज स्ट्रक्चर। सोशल कॉस्ट में आता है मान लीजिए जो आपके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है बट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। जैसे मान लीजिए आपने कुछ बनाया बट दैट हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन अदर, यू हैव ट्राइड टू क्रिएट अ गुड होम बट दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ साउंड पोल्यूशन एंड अदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। सो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव सिस्टम एक्चुअली सफर्स फ्रॉम इट एंड इट ब्रेक्स डाउन। So describe the method used in isolating secular trend in the time series। अच्छा, ये secular trend टाइम सीरीज में क्या होता है? So टाइम सीरीज क्या होता है? टाइम सीरीज है, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन टाइम सीरीज फर्स्ट। सो T1, T2, T3, T4, T5, T6 इस तरीके से सब दिए हुए हैं और इसके साथ आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके साथ अगर हम लोग T10 का वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहेंगे, यही है टाइम सीरीज। सेकुलर ट्रेंड का मतलब है टेंडेंसी। द सेकुलर ट्रेंड, द वर्ड ट्रेंड मीन्स टेंडेंसी। सो सेकुलर ट्रेंड इज दैट कॉम्पोनेंट इन टाइम सीरीज विच गिव्स जनरल टेंडेंसी ऑफ द डेटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ओके। सो ये अगर मान लीजिए एक ऐसा ग्राफ हो गया, ओके। सो एक स्मूथ रेगुलर और लॉन्ग टर्म मूवमेंट दे रहा है। सो ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन अ लोकेलिटी ओवर डिकेड्स इज अ गुड एग्जांपल। ठीक है, growth of a population in a locality is a very good example of secular trend, okay। अब methods used in isolating secular trend from time series is, first is structural method और second is direct mathematical structure। तो इसको एग्जांपल देकर हम लोग जब डिटेल में काम करेंगे उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्योर स्ट्रेटजी एंड मिक्स स्ट्रेटजी ऑफ अ गेम। बहुत ही आसान सा है। जब पहले गेम थ्योरी क्या होता है आपको समझना है। गेम थ्योरी में क्या होता है, जब टू सेलर रहते हैं, ओके, लेट मी एक्सप्लेन इट हियर। अगर मान लीजिए एक प्रोबेबिलिटी असाइन टू एन एक्शन,
ठीक है, तो उसे कहा जाएगा प्योर स्ट्रेटेजी। तो आपको पता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं, ये आपको पता है, ठीक है, ये आपका प्योर स्ट्रेटेजी हो गया। वाइल मिक्स स्ट्रेटेजी प्लेयर्स चूज देयर एक्शंस अगर सीक्वेंशियली, ठीक है। अब प्योर स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स ऑल प्लेयर्स मेकिंग देयर मूव साइमल्टेनियसली, यहाँ पर होता है आपका साइमल्टेनियस मूवमेंट, सब एक साथ। अब यहाँ पर वाइल मिक्स स्ट्रेटजी मिनिमाइजेस द लॉस मिनिमाइजेशन, तो एक साथ तो मूव नहीं करेगा, लेकिन इसी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है कि मान लीजिए हम लोग डिसाइड करते हैं, दो कंपनी डिसाइड करें कल से हम लोग सब अपना चार्जेस रखेंगे 499, दूसरा कंपनी देखता है तो नेक्स्ट दिन सुबह उसने कर दिया 399, ये देख के दूसरे कंपनी ने कर दिया 349, उसका देख के दूसरे कंपनी ने फिर से कर दिया 299, तो ये एक प्राइस वॉर की तरह हो जाता है, फिर ये 199 करेगा। सो इसमें ये बिकमिंग मिक्स स्ट्रैटेजी सोल्यूशन, और ये हो गया, इसमें सिर्फ लॉस को ही मिनिमाइजेशन किया जा सकता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो भूल ही जाइए, क्योंकि दूसरा वाला अपने आप का सेल बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा मार्केट को ही डाउन कर रहा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्चुअली आई विल डू इट फ्रॉम इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर बी। थैंक यू।